Hello friends, welcome to our YouTube channel Target Nursing. So friend, as I have mentioned it earlier that here in this channel we are going to provide you the series of lectures based upon the syllabus of midwifery and obstetrical nursing. And as you all know that in previous lecture we have completed the part 1 of menstrual cycle, and now in this lecture we are going to study the part 2 of menstrual cycle. Okay, and I hope you are going to like this video too. So before starting the lecture, just like, subscribe and share the video and hit the bell icon so that you can get the notification of all my new. उसके बाद आता है हमारा, अब हम पढ़ेंगे ओवेरियन चेंजेस. ठीक है, जो ओवरीज में हमारे चेंजेस होंगे अब हम वो पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा फॉलिकुलर फेज. ठीक है, तो जो ये फॉलिकुलर फेज होता है, हमें पता है कि हमारी जो पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 डेज की होती है. 28 से 30 डेज के बीच की जो होती है वो साइकिल होती है. ठीक है, 28 से 30 डेज की जो होती है वो साइकिल होती है. तो इसमें जो फॉलिकुलर फेज होता है वो 1 to 14 डेज का जो फेज होता है वो हमारा फॉलिकुलर फेज होता है. ठीक है, 1 to 14 डेज का जो फेज होगा वो हमारा फॉलिकुलर फेज होगा. अब हम इसे क्या कहते हैं कि हमें पता है कि 28 डेज है, तो 28 का हाफ 14 होगा, तो हम इसे क्या कहते हैं फॉलिकुलर फेज. 1 to 14 डेज की साइकिल है, तो इसे हम क्या ऑल्सो क्या कहते हैं, हम इसे ऑल्सो नोन एज फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, तो फॉलिकुलर फेज इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. हाफ कैसे, क्योंकि 14 डेज तक पूरा इसी में चल रहा है. ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं. उसके बाद इसको हम प्री ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं, क्योंकि हम क्या होता है कि जो ओव्यूलेशन होता है वो हमारा 14 डेज में ही ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है. 14 डेज के बाद 5 डेज तक जो हमारी प्रोसेस होती है वो ओव्यूलेशन की प्रोसेस होता है. तो ये तो टिल 40 डे तक है, तो ये प्री ओव्यूलेटरी फेज होगा. ठीक है, इसको हम प्री ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं और फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं. ठीक है, अब इसमें क्या प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है कि ओवेरीज में चेंजेस आ रहे हैं. ठीक है, तो जो हमारा प्राइमरी oocyte होता है वो डेवलप होता है मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स में. ठीक है, जो हमारा प्राइमरी oocyte होगा वो क्या होगा, हमारा डेवलप होगा किसमें, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में. ठीक है, तो जो प्राइमरी oocyte जो होता है हमारा वो एक इमेच्योर फॉलिकल होता है, जो जैसे हम इमेच्योर फॉलिकल भी कह सकते हैं, जो फर्दर डेवलप होता है हमारे मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स में. और ये मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स में कैसे चेंज होता है, बाय FSH. ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के थ्रू ये जो हमारा प्राइमरी oocyte होता है वो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स में चेंज होता है. किसके थ्रू, FSH के थ्रू, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के थ्रू. ठीक है, और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है, हमें पता है, हमने ऊपर पढ़ा अभी पूरे साइकिल में कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट हो रहा है. ठीक है, देखिए इसके बाद आता है, ये हो गया. ठीक है, उसके बाद अब इसकी प्रोसेस देखते हैं कि कैसे होता है. तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा एक जर्म सेल होती है. ठीक है, तो जर्म सेल क्या होती है, अ सेल कंटेनिंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. तो इसके पास क्या होते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है, ऑफ सोमैटिक सेल्स. ठीक है, हाफ नंबर ऑफ सोमैटिक सेल्स. मैंने आपको बताया कि जितनी भी सेल्स हमारी बॉडीज में होती हैं एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स उन्हें हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं. तो इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो 23 हाफ. ठीक है, half number of chromosomes होते हैं. and it is an embryonic cell with potential of developing into gamete. ये क्या है, एक embryonic cell है जिसके पास potential होता है develop into gametes. जो germ cells होते हैं they have capability to develop into a gamete. ठीक है, जो एक gamete में convert हो सकता है. they have the capability, germ cells have the capability to convert into gamete cells और develop into gametes. ठीक है, अब जो जर्म सेल है, जर्म सेल से क्या होता है, जर्म सेल के बाद क्या होता है, हमारे उगोनिया का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, उगोनिया का फॉर्मेशन होता है. तो उगोनिया क्या है, हमारा एक इमेच्योर ओवम है. ठीक है, इमेच्योर ओवम, मैच्योर ओवम नहीं, इमेच्योर ओवम. और ये जो उगोनिया है और ये जो इमेच्योर ओवम है ये किस प्रोसेस के थ्रू बनता है, oogenesis के थ्रू बनता है. oogenesis क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम. ठीक है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ओवम ओवम को बनाने की जो प्रोसेस होती है. ठीक है, तो जर्म सेल एंड उगोनिया. ठीक है, जर्म सेल से हमारा उगोनिया बनेगा. उसके बाद उगोनिया से क्या होता है कि हमारा
प्राइमरी oocyte बनता है, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte मैंने बताया था आपको पहले ही कि ये एक क्या है, एक इमेच्योर फॉलिकल है, ठीक है, जो बाद में जाके मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में चेंज होता है। जो प्राइमरी oocyte है, अ सेल इन एन ओवरी विच में अंडरगो द मियोटिक डिवीजन, ठीक है। सो तो सेल में हमारे 2 डिविजन्स होती है, माइटोटिक एंड मियोटिक। सो यहाँ पर को क्या हमारी मियोटिक डिवीजन है। जो मियोटिक डिवीजन होती है वो हमारी रिडक्शनल डिवीजन होती है, ठीक है। रिडक्शनल मतलब कि रिड्यूस करते हैं। एंड जो हमारी माइटोटिक होती है वो क्या होती है, वो एडिशनल डिवीजन होती है, ठीक है। तो माइटोटिक डिवीजन मतलब जैसे हमारे 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, यहाँ पर 2n है, तो वो क्या होगा कि 26 हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड, ठीक है, 23 और 23 में यहाँ पर 23 होगा, ठीक है। 23 और 23 में वो 23 हाफ यहाँ है और 23 हाफ हमारे यहाँ है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, एन एन बन के हमारे क्या बनाएंगे, 46 क्रोमोसोम्स बनाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमारे 46 क्रोमोसोम्स को फॉर्म करेंगे, ठीक। उसके बाद आता है ये हमारे प्राइमरी oocyte। सबसे पहले हमारा जर्म सेल था, जर्म सेल के बाद हमारा ओगोनिया का फॉर्मेशन हो गया, ओगोनिया के बाद हमारा प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte के बाद अब ये किस वजह से कन्वर्ट होंगे ग्राफिन फॉलिकल में, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स में, ड्यू टू एफएसएच के थ्रू ये ग्राफिन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ग्राफिन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि ग्राफिन फॉलिकल से क्या होगा कि ये जो होते हैं हमारे सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि जब एफएसएच का लेवल हाई होता है तो हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी वहाँ पे को डेवलप होता है, ठीक है। दोनों ही हमारे जो होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं, तो एफएसएच भी सीक्रेट होता है और एलएच भी सीक्रेट होता है। तो जब एफएसएच है तो एलएच भी है, तो अब जो ग्राफिन फॉलिकल है इसमें एलएच काम करेगा और वो क्या करेगा, हमारा इसको सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट करेगा। और जो ये ग्राफिन फॉलिकल होगा वो हमारा 14 डेज के बाद जो होगा वो रप्चर हो जाएगा। अभी हमारी 1 to 14 डेज की साइकिल चल रही थी, ठीक है। 1 to 14 डेज की जो थी हमारी फर्स्ट साइकिल थी, वो क्या फर्स्ट फेज था, वो क्या था हमारा, कौन सा फेज था, वो हमारा फॉलिकुलर फेज था, जिसमें हमारे फॉलिकुलर फेज के नाम से ही पता चल रहा है कि फॉलिकल्स जो है, इमेच्योर फॉलिकल्स जो है वो मैच्योर फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, किसके वजह से, एफएसएच की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या हो गया, जब हमारा ग्राफिन फॉलिकल्स बन गए उसके बाद वो 14 डेज के बाद, क्योंकि हमारी फर्स्ट जो साइकिल है या जो फर्स्ट जो फेज है हमारा ओवेरियन वाला वो 14 डेज तक ही है, तो 14 डे वाला यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दो जो है हमारे क्या कहते हैं ये ओवेरी वाला और जो हमारा सॉरी जो फॉलिकुलर फेज है और ओव्यूलेशन फेज है वो एक में ही बताऊंगी। तो यहाँ से क्या है 14 डेज कंप्लीट हो गए कि अब जो ग्राफिन फॉलिकल है वो रप्चर हो गया, ठीक है, रप्चर हो गया। तो उसके बाद अब यहाँ से हमारा रप्चर हुआ तो उससे क्या होगा, हमारा ओवम रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा ओवुलेशन फेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 14 डेज के बाद हमारा ओवुलेशन फेज स्टार्ट हो जाएगा। कैसे स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो जो हमारा मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल है वो क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, वो जो है हमारा कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, कन्वर्ट हो गया है किसमें, वो जो है उससे ओवम जो है रिलीज हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पे को हमारा जैसे ओवुलेशन हो जाएगा तो एक क्या होगा, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा और एक फर्स्ट पोलर बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंडरी oocyte क्या है, वही है कि ये फीमेल गैमेट को फॉर्म करता है, ठीक है, जो ओवम होगा हमारा वो रिलीज होगा, ठीक है, सो सेकेंडरी oocyte कहेंगे हम। और इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगी, वही रिडक्शनल डिवीजन होगी, ठीक है। आप इसे अपने कंफर्ट के हिसाब से लिख लीजिए, वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यही है कि यहाँ पे को ओवम का फॉर्मेशन हो जाएगा और फर्स्ट पोलर बॉडी भी यहाँ पे को फॉर्मेशन होती है। इसका कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, इट डजंट हैव एबिलिटी टू फर्टिलाइज, और ये क्या होता है कुछ टाइम बाद एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, अपने आप इसको बॉडी सेल्स जो होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है और इसके पास क्या होती है, एबिलिटी नहीं होती है फर्टिलाइज करने की। बस ये है कि हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें अभी क्या हुआ है कि हमारा ओवम रिलीज हो गया जो मेन था, ठीक है, तो ओवम रिलीज हो गया, ठीक है, हमारा ये ओवुलेशन फेज में आ गया हमारा, ठीक है। एट 14 डेज में क्या हुआ, एट 14 डेज में हमारा ओवुलेशन हो गया और 14 डेज तक क्या था, हमारा जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स थे वो क्या हो, जो हमारे इमेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स थे वो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स में चेंज हुए, किसकी वजह से, एफएसएच की वजह से। अब क्या हो रहा है, एलएच की वजह से वो रैप्चर हो जा रहा है, उसके बाद हमारा ओवम रिलीज हो जा रहा है, उस फेज को हम क्या कह रहे हैं, ओवुलेशन फेज कह रहे हैं, ठीक है, तो हमारा ओवम रिलीज हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ओवम रिलीज हो गया,
अब मेन बात है कि अगर जो ओवम है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, दैट मीन्स ऑब्वियसली जो ओवम है इट इज नॉट फर्टिलाइज्ड, ठीक है। और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली इट्स फर्टिलाइजिंग इनसाइड, ठीक है। सो अब हमें क्या पढ़ना है, मेन हमें क्या पढ़ना है, इफ नॉट फर्टिलाइज, बिकॉज वी आर स्टडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, सो वी हैव टू गो फॉर इट इफ नॉट फर्टिलाइज, ठीक है। अगर वो फर्टिलाइज नहीं हो रहा है तो वो सेकेंड डीजेनरेशन हो जाएगा हमारा सेकेंडरी oocytes का, उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। अगर फर्टिलाइज नहीं हो रहा तो उसका कोई काम ही नहीं है वहां पर को। अब इफ फर्टिलाइज हो गया तो वो हमारा जायगोट फॉर्मेशन करेगा और सेकंड पोलर बॉडी फॉर्म करेगा, और ये सेकंड पोलर बॉडी भी वही होता है कि इसके पास भी एबिलिटी नहीं होती है फर्टिलाइज होने की, गार्बेज लेफ्ट फ्रॉम द ओवम, ओवर फ्रॉम द मियोसिस, ठीक है, वही है। बट हमें क्या पढ़ना है अभी, हमें इफ नॉट फर्टिलाइज पढ़ना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे हैं, तो हमें इफ नॉट फर्टिलाइज पर ही ध्यान देना है कि वो क्या हो रहा है। अगर फर्टिलाइज नहीं हो रहा है तो वो ऑब्वियसली डिजनरेशन हो जा रहा है हमारा सेकेंडरी oocyte का, क्योंकि उसका काम ही नहीं है, उसको स्पर्म ही नहीं मिला है फर्टिलाइज होने के लिए, तो वो अपने आप जो होगा वो डीजेनरेट हो जाएगा और उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारा थर्ड फेज, ठीक है। थर्ड फेज क्या है हमारा, ल्यूटियल फेज है। अब 14 डेज की साइकिल जो थी, 1 to 14 डेज की साइकिल, उसमें हमारा फर्स्ट फेज और सेकंड फेज कंप्लीट हो गया। टिल 14 डेज क्या हो रहा है हमारा, टिल 14 डेज हमारा फॉलिकुलर फेज चल रहा है, ठीक है, जहां पर को हमारे जो इमेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। और आफ्टर 14 डेज या फिर एट 14 डेज पे क्या हो रहा है, हमारा ओव्यूलेशन फेज स्टार्ट हो जा रहा है, क्योंकि जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल है वो रप्चर हो जा रहे हैं एलएच की वजह से, और रैप्चर होके वो क्या कर दे रहे हैं, ओवम रिलीज कर दे रहे हैं। तो वो 14 डेज तक की और ओवुलेशन वाली जो फेज है, ओवुलेशन और फॉलिकुलर वाली जो फेज है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब आता है 14 डेज के बाद 15 to 28 डेज की जो साइकिल होती है, 14 डेज के आगे की जो साइकिल होती है टिल 28 डेज, ठीक है, 28 डेज, उसमें क्या है, ठीक है, वो है होता है हमारा ल्यूटियल फेज। और वो जो था हमारा फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल था, अब ये 15 से 28 डेज है, तो ये हमारा क्या है, सेकेंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है, और इसे पोस्ट ओव्यूलेशन फेज कहते हैं। क्यों कहेंगे पोस्ट ओव्यूलेशन फेज, ऑब्वियसली बिकॉज ovum is already released, but in first phase, in follicular phase, it was known as pre it is known as pre-ovulation phase, because the ovum is not released yet. But after ovulation phase, now the luteal phase is come, and it also known as second half of menstrual cycle, because the ovum has released from the mature graphene follicle, and that's why it is known as post ovulation phase, okay, क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं, इसकी एक साइकिल होती है, ठीक है, इसका पूरा एक फ्लो चार्ट है, वो मैं आपको समझाऊंगी, उसे अच्छे से समझना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि ऊपर जो थे हमारे इमेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स हमारे ग्राफिन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हुए। अब 14 डेज में क्या हुआ कि वो जो ग्राफिन फॉलिकल है वो रप्चर हो गया जब हमारे ओवुलेशन की फेज आ गई, ठीक है। अब जैसे ये हमारा, ठीक है, ऐसे है, ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल है, इसके अंदर हमारा ओवम था, अब वो ओवम जो है वो बाहर निकल गया, ओवुलेशन की फेज हो गई, तो ये तो ओवम है, ये तो रहने दो, ठीक है। अब ये जो बचा पार्ट ये तो रिलीज हो गया, ठीक है, अब ये इसके डिपेंड करता है कि फर्टिलाइज होगा या नहीं होगा वो पे, बट बचा के हमारे ये वाला पार्ट बच गया ना, तो ये वाला पार्ट जो होता है हमारा, ठीक है, रप्चर ग्राफिन फॉलिकल, जो रप्चर हुआ है जिसके अंदर से हमारा ओवम निकला है, रप्चर ग्राफिन फॉलिकल डेवलप्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो जो रप्चर ग्राफिन फॉलिकल है वो क्या है, हमारे कॉर्पस ल्यूटियम में डेवलप होगा, ठीक है। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या करता है, हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है, जो हमारे फीमेल हार्मोन है, ठीक है, वो क्या करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है। कौन, कॉर्पस ल्यूटियम, ये याद रखना कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, हमारा प्रोड्यूस करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही एस्ट्रोजन और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप हो गया, अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे को रिलीज होने लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे को क्या होने लग जाएगा, हमारा डेवलपमेंट होने लग जाएगा एंडोमेट्रियम लेयर का, बिकॉज ऑफ द हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के लेवल के वजह से क्या होगा कि डेवलपमेंट होने लग जाएगा हमारा एंडोमेट्रियम लेयर का, ठीक है। अब क्या है कि अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ, ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, ठीक है, ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो जो बचा हुआ जो हमारा रप्चर ग्राफिन फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गया। अब जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है अगर फर्टिलाइज नहीं होता है,
जस्ट फोकस ऑन इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, ठीक है, नॉट अकर। तो जो कॉर्पस लुटियम है हमारा वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकन में। एंड दीज टू टर्मिनोलॉजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये पूछा जाता है बहुत बार कि कॉर्पस लुटियम अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, तो वो क्या है हमारा कॉर्पस एल्बिकन, ठीक है। अब जो ये कॉर्पस एल्बिकन है फर्टिलाइज ही नहीं हुआ है, वहाँ पे स्पर्म ही नहीं है, तो क्या होगा, ये डिसअपेयर हो जाएगा 26 से 28 डेज में, ठीक है, क्योंकि उसे स्पर्म नहीं मिला तो वो फर्टिलाइज नहीं हो पाया। तो अभी कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकन में चेंज हुआ और उसके बाद क्या हो गया, डिसअपेयर हो जाएगा 26 to 28 डेज में, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि जैसे हमारा कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो गया, तो मैंने आपको ऊपर बताया कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम ही जो हो गया है डिजेनरेट हो गया है, तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली हमारा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर को उसका अमाउंट इंक्रीज करने के लिए कॉर्पस ल्यूटियम बचा ही नहीं, वो तो डिजेनरेट हो गया क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है। अब ये तो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉज करेगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, बट अगर फर्टिलाइजेशन अकर हो गया, ठीक है, इफ फर्टिलाइजेशन अकर, तो क्या होगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम है हमारा वो चेंज हो जाएगा कॉर्पस वेरा में। नाम याद रखना है, अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम एल्बिकन में चेंज हो जाता है, बट अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस वेरा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो कॉर्पस वेरा है वो मेंटेन रहती है हमारी 3 मंथ तक। कॉर्पस वेरा जो है वो जैसी थी एज इट इज वैसी ही रहती है 3 मंथ तक, ठीक है। और इसको एज इट इज मेंटेन कौन करके रखता है, हमारा HCG हार्मोन, ठीक है, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन हमारा इसको मेंटेन करके रखता है। आफ्टर 3 मंथ क्या होता है कि जैसे ही हमारा प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होने लग जाता है, ये जो है हमारा कॉर्पस वेरा ये डिसअपेयर होने लग जाता है, ठीक है। अभी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि प्लेसेंटा का डेवलपमेंट कैसे होगा, कब होगा, ठीक है, वो सब पढ़ेंगे तो वो तब आपको क्लियर हो जाएगा, बट अभी आप इतना ही देखो। बट हमारे लिए क्या है मेन अभी फर्टिलाइजेशन नॉट अगर, बट अगर हमारे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो हमें ये दोनों ही बनाने पड़ते हैं कि किस में कन्वर्ट होगा। अगर नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकन में चेंज हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और कॉर्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइजेशन अकर होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस वेरा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कैसे होता है, हमें पता है कि मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल था, ठीक है, तो ओवुलेशन वाली जैसी फेज आई 14 डेज में, मैच्योर ग्राफ इसके अंदर था हमारा ओवम, ठीक है। अब जैसे ही हमारा आया ओवुलेशन वाला फेज 14 डेज में, इसने ओवम रिलीज कर दिया, अब बचा ये वाला पार्ट जो होता है हमारा ड्यू टू द रप्चर पीसेस ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, ये पूरा हमारा ग्राफिन फॉलिकल था, ठीक है, ये हमारा पूरा क्या था, ग्राफिन फॉलिकल था। इसका जो रप्चर पार्ट होता है उससे हमारा जो होता है कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो जाएगा उससे, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, एक येलो कलर्ड बॉडी होती है, ठीक है, जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है हमारा वो एक येलो कलर बॉडी होती है। अ फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम लीड टू, जैसे मैंने बताया कि अगर कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो जाएगा तो वो क्या कॉज करेगा, वो क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करेगा और एस्ट्रोजन को रिलीज करेगा, और प्रोजेस्टेरॉन को लार्ज अमाउंट में लार्ज क्वांटिटी में सिक्रेट करता है और एस्ट्रोजन को वो स्मॉल क्वांटिटी में सिक्रेट करता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा HCG, ये जो था हमारा पूरा क्लियर हो गया कॉर्पस ल्यूटियम क्या था, कैसे हुआ, क्या क्या रिलीज करता है, ठीक है। इसके बाद हमारा हमने पढ़ा कि HCG वो क्या होता है, हमारा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है जो हमारे सिंचियोट्रोफोब्लास्ट से रिलीज होता है, ठीक है। अभी सिंचियोट्रोफोब्लास्ट आप तब पढ़ोगे जब आप डेवलपमेंट ऑफ फिटस पढ़ोगे, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको ये क्लियर होगा, मैं आपको ये क्लियर करूंगी जब मैं आपको डेवलपमेंट ऑफ फिटस पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो फ्रॉम इम्प्लांटिंग कंसेप्टस ड्यूरिंग सेकेंड वीक, ठीक है, जब से हमारा कॉन्सेप्टस का इम्प्लांटेशन शुरू हो जाता है सेकेंड वीक से, तो ये जो होता है सेंचुरी सपोर्टिंग द ओवेरियन कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, ये क्या करता है हमारा, क्या कहते हैं, सपोर्ट करता है ओवेरियन कॉर्पस ल्यूटियम को, और विच टर्न सपोर्ट द एंडोमेट्रियल लाइनिंग, ठीक है। तो ये HCG और जो कॉर्पस ल्यूटियम होते हैं जिसमें प्रोजेस्टेरॉन हो गया, HCG हो गया, सब मेंटेन करके रखते हैं हमारे एंडोमेट्रियल लाइनिंग को, ताकि वहां पे फिटस का डेवलपमेंट अच्छे से हो, ठीक है, और ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखते हैं।
ठीक है। ये आपको सिंचोट्रोफोब्लास्ट के बारे में भी इतना मत सोचो, बस इतना सोचो कि ये क्या कर रहा है कि कॉर्पस ल्यूटियम को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा एंडोमेट्रियम लेयर है वो मेंटेन हो, उसकी जो लाइनिंग है उसको सपोर्ट कर रहा है और हमारी प्रेगनेंसी मेंटेन हो रही है। सिंचोट्रोफोब्लास्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हमारा, और ये कैसे है क्या है ये सब हम जब फिटल डेवलपमेंट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा पूरा, क्या पढ़ा हमने, जो था ओवेरियन चेंजेस पढ़ा, ठीक है। पूरा का पूरा ओवेरियन चेंजेस हमने इसमें पढ़ा है। इसमें सबसे पहले हमने यही पढ़ा कि डेफिनेशन क्या है, 2 डेफिनेशन एटलीस्ट आपको लिखनी है। एचपीओ एक्सेस क्या होता है, ठीक है, कैसे कैसे हमारे एफएसएच और एलएच रिलीज होते हैं, ग्रैनुलोसा सेल के बारे में पढ़ा, थीका सेल क्या होती है उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, अभी हमने सिर्फ ये वाला पार्ट कंप्लीट करा है ओवेरियन चेंजेस, ठीक है, जिसमें हमने फॉलिकुलर फेज, ओवुलेशन फेज और ल्यूटल फेज कन्वर्ट करा। प्लीज अब यहाँ पर को देख लो कि सबसे पहले फॉलिकुलर के बाद ओवुलेशन फेज आएगा, उसके बाद हमारा ल्यूटल फेज आएगा, ठीक है। और फॉलिकुलर ओवुलेशन, फॉलिकुलर हमारा 1 to 14 डेज का होता है, और जो हमारा वो होता है ओवुलेशन होता है वो 14 डेज में अकर हो जाता है, इसीलिए हम उसको इसी के अंदर ले लेते हैं। अगर आपको उसका अलग से नोट्स बनाना है तो आप उसके अलग से भी कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे हम इसी के अंदर लेते हैं क्योंकि 14 डेज के अंदर ही 14 डेज में वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, हमारा ओवुलेशन फेज स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद ओवम रिलीज हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ल्यूटल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, और कॉर्पस ल्यूटियम हमारे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को रिलीज करता है, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइज और नॉन फर्टिलाइज का काम है, और कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बनता है वो है, और एससीजी क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। अब इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट यूट्राइन चेंजेस। अभी के लिए इतना काफी है, ठीक है। इसको आप अच्छे से देख ले, इसकी नोट्स बना लो। नोट्स मैं फिर से आपको मेंशन कर रही हूँ कि जो नोट्स हैं हम अपने लिंक्स में, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है हमारा, हम उसमें देंगे। और अगर आपको कोई भी टॉपिक मुझसे पढ़ना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये वाला टॉपिक पढ़ाइए, तो मैं आपको वो जरूर पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। जो डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उन्हें भी क्लियर कर दूंगी। और जो भी हमारा ओवेरियन फेज आज हमने कंप्लीट करा है, ओवेरियन चेंजेस, उसे अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना, नोट्स बना लेना। नोट्स की पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में यूट्राइन चेंजेस पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। पार्ट 3 of this lecture will be next video. And friends, let me tell you again that we are going to provide you the PDF of these notes at the end of this series. So if you want to download the PDF, the link will be in the description box. And don't forget to give the feedback of this video in the comment section. And yes, don't forget to like, subscribe and share the video. Thank you so much.